नाजरीन, पूना में पैदा होने वाला बच्चा जिसका नाम उसके वालिदैन ने राम सुंदर रखा था, लेकिन उसकी पैदाइश के बाद खानदान में जो भी लड़का पैदा होता वो मर जाता था। अगर लड़की पैदा होती तो वो जिंदा रहती। इसलिए उसके खानदान वालों के दिल में ये ख्याल तकवीत पकड़ गया कि ये उनके खानदान के खात्मे का सबब बनेगा। एक ज्योतिषी के मशवरे पर उसको एक लड़की की तरह रखा और पाला गया और उसकी नाक में एक नथ पहनाई गई। नाजरीन, नथ एक किस्म का जेवर होता है जो औरतें नाक में पहनती हैं। इस जेवर की वजह से उसका नाम नथुराम पड़ गया। जी हाँ, वही नथुराम गुडसे जो गांधी जी का सफा कातिल था। ये शख्स बचपन से महात्मा गांधी का फैन था। सिविल नाफरमानी की तहरीक में ये शख्स गांधी जी के चाना बिचाना हिस्सा ले रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये गांधी जी का सबसे बदतरीन दुश्मन बन गया, हत्ता कि इस दुश्मनी में गांधी जी की जान ले ली। नाज़रीन, 16 सितंबर 1947 का दिन करमचंद गांधी की जिंदगी का एक अहम तरीन दिन था। उस रोज महात्मा गांधी ने दिल्ली में फंगी कॉलोनी के करीब हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय सेवक संघ यानी RSS के लोगों से मुलाकात की। वो इन इंतहा पसंदों को नॉन वायलेंस पर लेक्चर देना चाहते थे और उनकी मुसलमानों से नफरत कम करना चाहते थे। गांधी जी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुरान की तिलावत भी करवाते थे। RSS से इस मुलाकात के मौका पर भी महात्मा गांधी ने मामूल के मुताबिक कुरान पाक की तिलावत करवाई। ये तिलावत सुनकर RSS के रजाकार मुश्तिल हो गए। जो में से एक शख्स ने चीख कर कहा, हम तुम्हें इन आयात की तिलावत नहीं करने देंगे। इस दौरान लोगों ने गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। गांधी जी ने जब RSS वालों का ये इश्तिहार देखा तो तकरीब खत्म कर दी और चले गए। नाज़रीन, करमचंद गांधी उस वक्त दिल्ली में अपने दोस्त घनश्याम दास बिरला के बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। इस वाक़े के बाद फिर इनकी तमाम तर तकरीबात सिक्योरिटी की वजह से बिरला हाउस में ही मुनक्किद होती रही। 16 सितंबर के वाक़े ने वाज़ेह कर दिया था कि महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस की पॉलिसी नाकाम हो रही है। हिंदू इंतहा पसंद जो मुसलमानों के खिलाफ थे वो महात्मा गांधी को अपने रास्ते की रुकावट समझते थे। हिंदुस्तान भर में एंटी गांधी ख्यालात फैल रहे थे। खास तौर पर पूना शहर गांधी मुखालिफ ख्यालात का मरकज बन चुका था। इस सूरत हाल ने महात्मा गांधी को भी परेशान कर दिया। 2 अक्टूबर 1947 को अपनी 78वीं सालगिरह पर वो ज्यादा पुरजोश नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, जब से मैं हिंदुस्तान आया हूँ हिंदुस्तान में कम्युनिटीज की हारमोनी के लिए काम किया है, लेकिन आज हम सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। आज हम कह रहे हैं कि मुसलमान कभी हमसे वफा नहीं कर सकता, वो हमेशा एक नकारा चीज नहीं रहेगा। इन हालात में भला हिंदुस्तान में मेरी क्या जगह है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। एक और मौके पर उन्होंने कहा कि आखिर मैंने कौन से गुनाह किए हैं जो भगवान ने मुझे ये खौफनाक तबाही देखने के लिए जिंदा रखा है। एक तरफ हिंदू इंतहा पसंदों का रवैया महात्मा गांधी को परेशान कर रहा था, तो दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनसे दूर हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि पंडित नेहरू ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से जंग छेड़ दी थी। उन्होंने 55 करोड़ की वो रकम जो ब्रिटिश इंडिया के खजाने से पाकिस्तान को मिलना थी वो भी रोक ली थी। महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू के इन इक़दामात की सख्त मुखालफत की। उन्होंने दोनों मुल्कों को बातचीत करके मसला हल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास में होता तो मैं पाकिस्तान के नुमाइंदे को हिंदुस्तान बुलाता, हम मिलते, इस मामले पर बात करते और किसी नतीजे पर पहुंच जाते। और हमें किसी नतीजे पर पहुंचना भी चाहिए ताकि हम अच्छे हमसायों की तरह रह सकें। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम ये गलतियां जारी रखें, क्योंकि इस तरह तो हम सब खुद को तबाह कर लेंगे। महात्मा गांधी की इन बातों ने हिंदुस्तानी हुकूमत को हिला कर रख दिया। पंडित नेहरू पाकिस्तान के साथ बातचीत के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वो किसी भी समझौते से पहले कश्मीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने कब्जे में करना चाहता था। उसने महात्मा गांधी को कुछ नाराजगी भरे खतूत भी लिखे। गांधी ने एक दिन बिरला हाउस में अपने मिलने वालों को बताया कि मैंने कश्मीर के बारे में जो कुछ कहा है उस पर मुझे बुरी तरह डांटा गया है, लेकिन मैं जो मशवरे दे रहा हूँ वो एक आजिज और एक खाकसार इंसान के मशवरे हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को ऑफर की कि वो कश्मीर के मसले पर दोनों ममालिक के दरमियान सहूलतकारी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, करमचंद गांधी की जिंदगी में ही लोग यही समझते रहे कि शायद वो कश्मीर पर पाकिस्तान की हमायत कर रहे हैं। वो फसादात के मामले पर हिंदू इंतहा पसंदों के हामी नहीं थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम बंद हो जाए। वो इन किलिंग्स को रोकने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश भी कर रहे थे। अब इनके सामने एक मसला ये था कि कश्मीर की जंग ने हिंदुओं की मुसलमानों
से नफरत और भी बढ़ा दी थी। इस जंग के माहौल में हिंदू इंतहा पसंद महात्मा गांधी को नफरत भरे खतूत लिख रहे थे। 2 जनवरी 1948 को करमचंद गांधी ने एक ऐसा ही खत पढ़कर अपने मिलने वालों को सुनाया। खत में लिखा था कि आपने कोई सबक नहीं सीखा और आप अब भी मुसलमानों के दोस्त हैं। हालांकि आपको बार बार बताया जा चुका है कि ये तसव्वुर करना ही बेवकूफी है कि मुसलमान हमारे भाई या हिंदुस्तान के वफादार हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई तो क्या मैं ये समझूं कि हिंदुस्तान के कई करोड़ मुसलमान भारत का साथ देंगे और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। इस खत पर गांधी जी ने तारीखी तबसरा किया। उन्होंने कहा, यही रवैया तो है जिसने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया है। आज हमारे इर्द गिर्द जहर बढ़ रहा है। मसला कश्मीर ने इस जहर को और भी तेज कर दिया है। इस खत में जो ज़बान इस्तेमाल की गई और लोगों के रवैये ने गांधी जी को ये एहसास दिला दिया था कि जब तक वो कोई सख्त एक्शन नहीं लेंगे हिंदू मुस्लिम फसादात बंद नहीं होंगे। फिर गांधी जी ने एक इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपना सबसे कारआमद हथियार दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने एक बार फिर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। हालांकि उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें भूख हड़ताल से उनकी सेहत पर मनफी असरात के बारे में बता दिया था, लेकिन गांधी जी अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने कहा, पुरअमन जदोजहद में भूख हड़ताल ही आखिरी रास्ता है। ये भूख हड़ताल तभी खत्म होगी जब मैं इस बात से मुतमिन न हो जाऊं कि तमाम ग्रोहों के दरमियान दिलों का मिलन हो चुका है। उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की किलिंग्स बंद करने, पाकिस्तान के रोके गए 55 करोड़ रुपए वापस करने का मुतालबा भी किया। उसके बगैर वो भूख हड़ताल खत्म करने पर तैयार नहीं थे। उनके इस काम का फौरी लेकिन उल्टा रद्द अमल हुआ। कुछ इंतहा पसंद नौजवानों ने तय कर लिया कि वो महात्मा गांधी को मुसलमानों और पाकिस्तान की हमायत की सजा जरूर देंगे। गांधी जी भूख हड़ताल से नहीं बल्कि हमारी गोलियों से मरेंगे। नथुराम गोडसे का बड़ा भाई जिसने गांधी जी के कत्ल की प्लानिंग की थी, इस प्लानिंग में नथुराम गोडसे के अलावा कुछ और लोगों को भी शामिल कर लिया था। हिंदुस्तान की आजादी से पहले भी पूना में गांधी पर एक कातिलाना हमला हो चुका था। एक नामालूम हमलावर ने उनकी गाड़ी को बम से निशाना बनाने की कोशिश की थी। ये तो करमचंद गांधी जी की खुशकिस्मती थी कि हमलावर ने उनकी गाड़ी से आगे जाने वाली कार पर बम फेंक दिया था। इस हमले में 3 लोग जख्मी हुए, लेकिन करमचंद गांधी जो पिछली कार में सवार थे वो महफूज रहे। दोस्तों, नथुराम गोडसे एंटी गांधी और एंटी मुस्लिम ख्यालात वाले शहर पूना में पला बड़ा था और यही इंतहा पसंद नजरियात इसके जहन में रच बस गए थे। हिंदू शिदत पसंद तंजीम राष्ट्रीय सेवक सिंह यानी RSS और हिंदू महासभा दोनों से ही इसका गहरा ताल्लुक था। खास तौर पर वो हिंदू महासभा के लीडर विनायक सावरकर को अपना गुरु यानी अपना उस्ताद समझता था। जब उसने सुना कि महात्मा गांधी ने मुसलमानों और पाकिस्तान की हमायत में भूख हड़ताल की है तो वो आपे से बाहर हो गया। उसने गांधी जी को कत्ल करने का फैसला कर लिया और अपने भाई गोपाल गोडसे और कुछ दीगर साथियों के साथ कत्ल की वारदात के लिए पूना से दिल्ली का सफर किया। लेकिन इससे पहले कि इंतहा पसंदों का ये ग्रुप महात्मा गांधी पर हमला करता, गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वो इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी की कोशिशों ने आखिरकार बर्फ पिघला दी थी और हुकूमत और लीडर सभी इनके मुतालबात के सामने झुक गए थे। 18 जनवरी को वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और वजीर दाखिला सरदार पटेल के साथ मौलाना आजाद और 10 से ज्यादा सियासी लीडर बिरला हाउस पहुंचे। यहाँ इन लोगों ने एक साथ वफाकी माहदे पर दस्तखत किए। इनमें ये वादा किया गया था कि दिल्ली में सब कम्युनिटीज के लोग भाइयों की तरह रहेंगे। इसके अलावा मुसलमानों की जानो माल और मजहबी हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस डिक्लेरेशन की तैयारी से पहले ही हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए थे। इस भूख हड़ताल के नतीजे में कश्मीर की जंग तो खत्म नहीं हुई, लेकिन गांधी जी की आखिरी भूख हड़ताल बहुत कामयाब रही। उन्होंने एक बार फिर खुद को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर साबित कर दिया था, लेकिन ये कामयाबी आर्जी थी और उसके साथ ही इस कामयाबी पर नाखुश थे। सिर्फ 2 रोज बाद 20 जनवरी को उन्होंने महात्मा गांधी पर हमला किया। नथुराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने बिरला हाउस की खिड़की से महात्मा गांधी पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बुलंदी पर होने की वजह से वो सही निशाना न लगा सका। तो उसके साथियों ने बिरला हाउस के लान में एक देसी साख्ता बम फायर किया और भाग गए। इस धमाके से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसका एक साथी मदन लाल पकड़ा गया। महात्मा गांधी पर कातिलाना हमला नाकाम हो चुका था और एक मुलजिम भी पुलिस की कैद में था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पुलिस ने बाकी मुलजिमों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुलजमान जिस टैक्सी में सवार हुए थे उसका भी पीछा नहीं किया गया।
گیا۔ پولیس نے مدن لال سے بھی کوئی سخت تفتیش نہیں کی۔ مدن لال نے پولیس کو بتایا کہ وہ ایک پنجابی مہاجر ہے اور ایک اچھا محب وطن شہری ہے۔ پولیس نے اس بیان کو کافی سمجھا۔ انہوں نے اس بارے میں کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں کی کہ اس واردات کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہیں اور کون کون اس میں ملوث ہے۔ یہ ہندوستانی پولیس کی روایتی نااہلی تھی یا کسی نے جان بوجھ کر ایسی تفتیش سے روکا تھا؟ ان سوالات کا تاریخ میں کوئی جواب نہیں ملتا۔ دہلی پولیس کے علاوہ اس وقت کے بھارتی وزیر داخلہ سردار پٹیل کا کردار بھی مشکوک رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہلی پولیس ان کے کنٹرول میں تھی۔ وہ خود مہاتما گاندھی کے شاگرد رہ چکے تھے، لیکن انہوں نے بھی تفتیش میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ اس نے یہ کیا کہ برلا ہاؤس میں پولیس کے گارڈ کی تعداد بڑھا دی اور کچھ سادہ لباس پولیس کے اہلکار بھی گاندھی جی کو فراہم کر دیے جو ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ ادھر مہاتما گاندھی کی سیکورٹی بڑھائی جا رہی تھی تو دوسری طرف نتھورام گڈسے اور اس کا باقی گروپ پرپوش ہو چکا تھا۔ یہ گروپ اگلے کئی روز تک دوبارہ حملے کی پلاننگ کرتا رہا۔ اس پلاننگ کے دوران نتھورام گڈسے نے فیصلہ کیا کہ وہ مہاتما گاندھی کو قریب سے گولی مارے گا تاکہ ان کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہ رہے۔ پھر 30 جنوری کو نتھورام گڈسے ایک تانگے میں سوار ہو کر برلا ہاؤس کے باغ میں پہنچا جہاں گاندھی جی لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ گڈسے نے اپنے خاکی رنگ کے لباس میں ایک پستول چھپا رکھا تھا۔ وہ باغ کی سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہوا تھا اور مہاتما گاندھی کا انتظار کر رہا تھا۔ شام 5 بجے کے بعد گاندھی جی اپنے کمرے سے نکلے اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے باغ میں داخل ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس جگہ پر پہنچے جہاں نتھورام کھڑا تھا تو نتھورام گڈسے اس کی طرف بڑھا۔ وہ مہاتما گاندھی کے سامنے جھکا اور ہاتھ جوڑ کر انہیں پرنام کیا۔ اس کے بعد اس نے گن نکالی اور انتہائی قریب سے گاندھی جی پر 3 گولیاں داغ دی۔ گولیاں ان کے سینے اور پیٹ میں لگیں۔ گاندھی جی کے جسم سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا اور پھر وہیں گرے اور گرنے سے پہلے ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، "ہے رام، ہے رام"۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے جو مہاتما گاندھی کے متعلق لکھی گئی تقریباً ہر کتاب میں کوٹ ہو چکے ہیں۔ وہاں موجود لوگ انہیں فوری طور پر اٹھا کر واپس ان کے کمرے میں لے گئے اور لکڑی کی چارپائی پر لٹا دیا۔ مہاتما گاندھی بے ہوش تھے۔ کچھ دیر بعد انہیں ذرا سا ہوش آیا تو انہوں نے پانی مانگا۔ اس کے بعد وہ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ گولیاں لگنے کے آدھے گھنٹے کے اندر گاندھی جی کا انتقال ہو گیا۔ قاتل کو گولیاں چلانے کے بعد بھاگنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ دہلی میں امریکن سفارت خانے کے اہلکار جو مہاتما گاندھی کی دعائیں تقریبات دیکھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے نتھورام گڈسے کو قابو کر لیا اور قاتل سے پستول بھی چھین لیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی لوگ بھی قاتل پر ٹوٹ پڑے۔ گرفتاری کے وقت نتھورام گڈسے نے کہا کہ مجھے اپنے اس کام پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔